हेलो, नमस्कार सभी को। तो आज हम यूपी टेट का पेपर जो 2013 में हुआ था, उसके पेपर 2 के सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए ही सेम होता है, तो ये सभी के लिए है। इसको आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है इसमें। शुरू से एंड तक देखिएगा, कुछ क्वेश्चन बहुत ही प्यारे-प्यारे हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हमसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापन उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? इनमें से ऐसा कौन सा लक्षण है जो कि उपकरण है मतलब सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है या मापन है, मानक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी उपकरण के मापने के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी वैधता सही हो जाएगा। वैधता का मतलब होता है कोई भी वस्तु या कोई भी चीज किस लिए बनाई गई है, उस तरीके से वो काम कर रही है नहीं कर रही है। जैसे कि मान लो अगर मोबाइल फोन है, वो अगर फोन करने के लिए बनाया गया, वो फोन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसका मेन काम वही है। तो वैधता यही है कि वो किस चीज के लिए बनाई गई, किस पर्पज के लिए उस वस्तु का निर्माण किया गया है, उसी काम को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये वैधता बताता है। तो सबसे ज्यादा वांछनीय क्या है? ये वैधता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किस मापन से संबंधित है? थर्स्टन जी है और लिकर्ट है, निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि का, अभिवृद्धि का, मूल्य का या व्यक्तित्व का? तो ये किससे संबंधित है? ये अभिवृद्धि का मापन किया है दोनों लोगों ने। थर्स्टन जी है, इन्होंने 1927 में अभिवृद्धि का मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया। और जो लिकर्ट जी हैं, उन्होंने 1932 में लिकर्ट ने अभिवृद्धि मापन का योग निर्धारण विधि का जो वो कहते हैं ना प्रस्तुत करी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता का, प्रेरण का, रुचि का या बुद्धि का? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी में उत्सुकता का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उत्सुकता का मतलब होता है कि इंटरेस्ट, आप किसी चीज को लेके कितने उत्सुक हो, तो उसका ना क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मनोवैज्ञानिक बेरोन ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषताएं बताई हैं। उन्होंने क्या किया है, जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी ये विशेषताएं होती हैं। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है उनमें, जटिल समस्याओं में रुचि, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मौलिकता से परिपूर्ण होते हैं, उत्सुकता उनके अंदर होती है। अतः उत्सुकता सृजनशीलता का एक मापक एवं परीक्षण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता से क्या होता है, जो भी बच्चे जिनके अंदर सृजनात्मकता है या क्रिएटिविटी है, उनके अंदर प्रभाव होगा। प्रभाव मतलब फ्लुएंसी बहुत अच्छे से होती है उनमें। मौलिकता, उनके खुद के विचार होते हैं, खुद के डिसीजन होते हैं, खुद की नए विचार आते हैं उनके अंदर, तो उसके आधार पे वो नए नए काम करते हैं और नई नई तरीके से खोज भी करते हैं। उपयोगिता उनके अंदर होती है, लेकिन मितव्ययिता ये सृजनशीलता का गुण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गैगने निम्न में से किससे संबंधित हैं? जो गैगने जी हैं वो निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये अधिगम का श्रेणी क्रम दिया है इन्होंने, अधिगम के सिद्धांत दिए, अधिगम का मूल्यांकन दिया है, अधिगम का प्रबंधन दिया। तो गैने जी ने क्या दिया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गैने जी ने अधिगम का श्रेणी क्रम दिया है। इन्होंने क्या किया है, अधिगम का जो श्रेणी क्रम दिया है, इन्होंने इसको ना एक सीरीज में बांटा हुआ है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्टेज बनाई हुई है जिसके तहत इन्होंने सारणी में रखा है सबको। इन्होंने कहते हैं ना निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक के लेवल को इन्होंने इसमें डाला हुआ है। तो इनके टोटल 8 है। इन्होंने सबसे निम्न पे किसको रखा है? इन्होंने संकेत अधिगम को सबसे निम्न स्तर पे रखा है और सबसे उच्चतम स्तर पे रखा है समस्या समाधान को। तो ये इनकी सारणी है, एक बार आप इसको पढ़ लेना। संकेत अधिगम, फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक अधिगम है, बहुवेदन है, प्रत्यय है, सिद्धांत है, उसके बाद समस्या समाधान है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ए सही हो जाएगा। इन्हीं की गैगने जी की एक किताब भी है, द कंटिन्यूएशन ऑफ लर्निंग, किसकी बुक है? गैगने जी की है। तो ये भी याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धिलब्धि का जो संबंध है उसमें क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है, बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है, कालानुक्रमिक आय से प्रत्यक्ष संबंधित है, कालानुक्रमिक आय से व्युत्क्रमी संबंधित है, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आय दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है। तो इसमें से बुद्धिलब्धि है वो उसका क्या संबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होती है। कालानुक्रमिक
आय का मतलब होता है जो उसकी वास्तविक आय हो, उससे ना व्युत्क्रमी संबंधित होता है। इसी से फिर फॉर्मूला बना था MA/CA इंटू 100, मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। जो 16 PF टेस्ट है वो किसके मापन में किया जाता है। तो 16 PF की आप अगर फुल फॉर्म भी अगर आपको पता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये किसके मापने में किया जाता है। 16 PF जो PF है, इसका PF की ही फुल फॉर्म होती है पर्सनालिटी फैक्टर। तो आप इसे समझ जाएंगे ये पर्सनालिटी के मापने के लिए किया जाता है। सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव। तो ये अभिव्यक्ति जो व्यक्तित्व होता है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसका प्रयोग जो है, इसकी एक डेफिनेशन है, 16 PF का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण कैटल द्वारा किया गया था। जो आरबी कैटल जी है उन्होंने इसका निर्माण किया था। इस परीक्षण के अंतर्गत 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। एक 17 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे होते हैं उनके 16 शील गुणों का मापा जाता है। ये शील गुण किस प्रकार है, ये एक बार नजर मान लो इन पे। ईमानदारी, सत्यता, अधिनायकवाद, सत्य एवं अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह एवं आत्मगौरव। ये 16 जो शील गुण हैं, इन्हीं के आधार पर 16 PF टेस्ट बनाया गया है। इसके आधार पर ये परीक्षण किया जाता है। किसने दिया है, आरबी कैटल जी ने दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है। कैटल ने दिया है, गिलफर्ड ने दिया है, थर्स्टन ने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। तो बुद्धि का जो तरल मॉडल है ये किसने दिया है, ये ना बुद्धि का जो तरल मॉडल है ये कैटल जी का है। तो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल कहते हैं इसको, अर्थात तरल ठोस बुद्धि कैटल द्वारा दिया गया है। कैटल जी ने ना 2 प्रकार के मॉडल दिए हैं, एक तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि क्या करती है, तर्क के आधार पर किसी भी समस्या को तर्क के आधार पर सॉल्व करने के लिए जानी जाती है। और जो ठोस बुद्धि होती है ये अनुभव, शिक्षा, प्रशिक्षण, इसके आधार पर ये होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु क्या उत्तम है, खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अब आप देखिए बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट कुछ होता है तो वो क्या होता है, विद्यालय एवं विद्यालय की कक्षा का वातावरण। तो कक्षा में जो ऐसा वातावरण है उसके आधार पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा भी होता है। अगर कक्षा का वातावरण अच्छा नहीं है तो उसके संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही बुरा फर्क भी पड़ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं। अभिप्रेरणा का स्रोत कौन से हैं, यानी कि मुख्य स्रोत कौन सा है। आवश्यकता है, चालक है, प्रेरक है, इच्छा है। वैसे तो अभिप्रेरणा के सारे स्रोत होते हैं, आवश्यकता भी है, चालक भी है, प्रेरक भी है और इच्छा भी है। लेकिन सबसे मुख्य स्रोत होता है आवश्यकता। होता क्या है कि किसी चीज की जब आपको कहते हैं ना कि अगर आवश्यकता नहीं होगी तो उस चीज की आपको अभिप्रेरणा नहीं आएगी, या फिर अभिप्रेरणा आवश्यकता के आधार पर अभिप्रेरणा को भी रखा जाता है और अभिप्रेरणा की जगह पे आवश्यकता को भी रखा जा सकता है। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं कहा जाता है। आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो कि अभ्यास के द्वारा होते हैं, अभ्यास के द्वारा या अनुकरण के द्वारा स्थायी परिवर्तन होता है आपके व्यवहार में, उसे क्या कहते हैं, सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। ये लर्निंग की डेफिनेशन है। किसी भी व्यवहार के द्वारा या फिर लर्निंग अधिगम के द्वारा अगर आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ये सीखने के बारे में डेफिनेशन है, ये किम्बले जी ने कहा था, किम्बले इनके अनुसार ये कहा था उन्होंने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है। इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो स्मृति से संबंधित, स्मृति मतलब मेमोरी से संबंधित है। पहचानना मेमोरी से होता है। धारणा भी मेमोरी के अंदर होता है, मतलब किसी चीज को धारण करने की क्षमता किसमें होती है, मेमोरी। पुनः स्मरण, यस, रिकॉल करना भी स्मृति का पार्ट है, लेकिन अनुभूति स्मृति का पार्ट नहीं है। ये क्या करता है, ये परिस्थिति में होने वाली एक क्रिया है। ये ना परिस्थितियों में होने वाली एक क्रिया है जिसे आप अनुभूति कहते हैं। लेकिन बाकी पहचानना, धारण और पुनः स्मरण ये सारे के सारे स्मृति के पार्ट हैं, यानी कि मेमोरी के पार्ट ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है। आवश्यकता का सिद्धांत है, शारीरिक सिद्धांत है,
दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत है या फिर अंतर्नोद का सिद्धांत है। तो मैस्लो जी ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। इनके आधार पर इनका ये ग्राफ ही है, आप इसको एक बार पढ़ लिए। मैस्लो ने प्रेरणा का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 5 आवश्यकता के टर्म बताए हैं। इन्होंने सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकता को रखा है और सबसे ऊपर जो कहते हैं आत्म अनुभूति, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सबसे ऊपर रखा है। वो कहते हैं ह्यूमन का जो विकास है वो इसी रूप में होता है। सबसे पहले हमें शारीरिक आवश्यकता होती है, जैसे भूख, प्यास, नींद, ये हमारी फिजिकल नीड है, हमारी जो बॉडी की नीड्स हैं। अगर ये नहीं मिलेंगी तो इसके बिना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपको सबसे पहले यही चाहिए। फिर इसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता। जब आपकी भूख, प्यास, नींद सब कुछ हो जाता है, फिर आपकी ना सुरक्षा की भावना आती है कि फिर आपको घर चाहिए रहने के लिए, आपको एक स्पेस चाहिए होता है अपने लिए। इसके बाद जब दूसरी स्टेज पूरी हो जाती है, फिर थर्ड स्टेज आती थी सामाजिक आवश्यकता। ये दोनों स्टेज होने के बाद आपको ना समाज की आवश्यकता होती है, प्यार की आवश्यकता होती है कि आपसे भी कोई प्यार करे, आप भी कहीं से बिलोंग करें। तो ऑप्शन नंबर 3 पे ये आ जाता है। अगला होता है समस्या की सम्मान की आवश्यकता। जब आपको ये सारा कुछ मिल जाता है, उसके बाद आता है कि आपको अब सम्मान चाहिए। वो कहते हैं ना, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। तो इसका 4 हो जाता है। नंबर 5 है आत्म अनुभूति, जिसे आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि गांधी जी, नेल्सन मंडेला, ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, जैसे विक्रम बत्रा जी, है ना। तो इस पे बहुत ही कम 1% भी लोग बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं। लास्ट स्टेज है जो इसकी जिसे कहते हैं आत्म अनुभूति। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए। मैस्लो जी का आवश्यकता का, जिन्होंने अधिगम आवश्यकता के बारे में इनकी एक हायरार्की इन्होंने दी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? एक प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक हैं, उनके लिए विद्यालय में किस प्रकार की नेतृत्व शैली उनकी होनी चाहिए? सत्तावादी, सत्ताधारी नेतृत्व होना चाहिए उनका, प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए, हस्तक्षेपी नेतृत्व होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। सत्ताधारी का मतलब होता है अपने आप की चलाना, जिसमें क्या है किसी दूसरे की नहीं सुनना, सिर्फ अपनी चला रहे हैं। जैसे कुछ नेता आज चला भी रहे हैं अपनी, वो नहीं सुनते किसी की, चाहे आप कुछ भी कहते रहो, इतने बेशरम हो चुके हैं कि क्या ही बोलो उनके बारे में। प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हाँ यस, प्रजातांत्रिक नेतृत्व का मतलब होता है दूसरों का भी सुनना, दूसरों के विचारों का सम्मान करना, दूसरों की कही हुई बात के अपने भी विचार रखना और उनकी बात का सम्मान रखते हुए एक संशोधन तक या कंक्लूजन तक पहुंचना। या हस्तक्षेपी मतलब किसी भी चीज को होने देना। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज में अपना हस्तक्षेप दे रहे हैं, तो ये नहीं है। एक प्रधानाध्यापक और एक जो वरिष्ठ एक शिक्षक है, उसका काम यही है कि विद्यालय के साथ साथ वो अभिभावकों को भी संतुष्ट करके रखता है। क्योंकि क्या होता है, एक अभिभावक के प्रति एक प्रधानाध्यापक, एक शिक्षक या वरिष्ठ शिक्षक, सभी की नहीं जवाबदेही होती है कि आपके यहाँ अगर बच्चा आ रहा है, इतने टाइम से इतने टाइम तक रह रहा है, तो वो क्या सीख रहा है यहाँ पर, तो ये ना उसके अंतर्गत आएगा। तो उस प्रजातांत्रिक होना बहुत जरूरी है, एक प्रधानाध्यापक को या वरिष्ठ शिक्षक को भी, या किसी भी शिक्षक को जो भी स्कूल से जुड़े हुए हैं, उन सभी को होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसने कहा है? किसने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, मान लो मानसिक स्वास्थ्य के जो नियम है उनको खोजना और बनाए रखना, ये किसकी डेफिनेशन है? सैफर की है, या फिर हेडफील्ड की है, ड्राइवर की है, या लेलैंड की है? तो ये किसकी है? ड्राइवर की डेफिनेशन है। तो इसका नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चेस तथा कार्ड निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस या कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल है, बौद्धिक खेल है, प्रायोगिक खेल है, या गतिमान खेल है? गतिमान खेल होता नहीं है, लड़ाई वाले खेल ही ऐसा कुछ नहीं है। प्रायोगिक खेल, इसमें कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। बौद्धिक खेल, यस, ये ना दिमाग से खेले जाते हैं। एक जगह 2 लोग बैठे हुए होते हैं अपने सामने, वो शतरंज आपने खेला होगा, चेस, उसके आधार पर ये खेला जाता है। तो ये बौद्धिक खेल है, ये पूरी तरीके से दिमाग के आधार पर ही खेला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिवृत्ति संप्रत्यय, अभिवृत्ति का जो संप्रत्यय है वो क्या है? संज्ञापरक है, क्रियापरक है, या संवेगात्मक है, या ये सभी है? तो जो अभिवृत्ति का संप्रत्यय होता है ये सभी के तहत आता है। संज्ञापरक भी है, ये क्रियापरक भी है, और संवेगात्मक भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या बी, ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि होती है ना, सीखने की क्षमता होती है। ये क्या होता है कि अगर आप में बुद्धि का लेवल आपका अगर बढ़ा हुआ है तो आपकी सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी, ऐसा है। और अमूर्त चिंतन की योग्यता, अगर बुद्धि का लेवल, अगर आईक्यू का लेवल आपका अच्छा है तो आप अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी सही है।
तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों आ जाएंगे। सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। समायोजन करने की योग्यता भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। फ्रीमैन ने बुद्धि के विश्लेषित कर इसको 3 रूपों में परिभाषित किया है। जो फ्रीमैन है इन्होंने 3 रूपों में परिभाषित किया है। अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता, सीखने की योग्यता और समायोजन करने की योग्यता। ये 3 प्रकार किसने दिए हैं? फ्रीमैन ने दिए हैं बुद्धि के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेरणा का सही संबंध उपलब्धि से है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है। किसके साथ? तर्क के साथ, चिंतन के साथ, बोध के साथ या विवेक के साथ। होता क्या है कि आपको किसी चीज के लिए प्रेरणा होगी या आपको कोई उपलब्धि प्राप्त होगी तो उससे प्रेरणा आपको मिलेगी, और अगर किसी चीज को लेकर आप मोटिवेटेड हैं तो आपको उससे ना उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अधिगम का बोध से संबंध है। बोध से, बोध क्या है कि अगर किसी चीज का आपको ज्ञान है तो आपको उसको अधिगम कर सकते हैं। अगर अधिगम कर रहे हैं तो आपको बोध आपका बढ़ेगा, ज्ञान की आपकी वृद्धि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक का जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है उसका आधार क्या है? शारीरिक गठन और सकल सूरत, शारीरिक गठन और सकल सूरत के आधार पर उन्होंने अपना व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है। रचनात्मकता और मौलिकता के आधार पर दिया है। समायोजन और बुद्धि के आधार पर दिया है, या चिंतन और कल्पना के आधार पर दिया है। तो जो थॉर्नडाइक जी हैं इन्होंने ना व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? इन्होंने ना चिंतन और कल्पना के आधार पर अपना व्यक्तित्व का वर्गीकरण करा है। तो इन्होंने क्या दिया है? थॉर्नडाइक दिया है एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में 3 प्रकार का इन्होंने बताया है। सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व कहा है इन्होंने, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व कहा है और स्थूल विचारक व्यक्तित्व कहा है। तो ये 3 प्रकार जो थॉर्नडाइक जी हैं इन्होंने दिए हुए हैं। थॉर्नडाइक व्यवहारवादी थे, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने करा है? थॉर्नडाइक जी ने करा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध है, प्रतीपकारी अवरोध है, प्रतिबोधित अवरोध है, या प्रतिच्छायित अवरोध है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो प्रतीपकारी अवरोध है ये ना भूलने का सिद्धांत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय। मान लो आपके मानसिक विकार है किसी भी बच्चे को, उनमें से ऐसे कौन से लक्षण हैं जो उसको आपको देख के या आपको देखने से आपको समझ में आता है कि इस बच्चे को मानसिक विकार हो सकता है? भग्नाशय का, तनाव का, संबंध का, या चिंता का। अगर बच्चे को भग्नाशय हो रही है, एंजाइटी हो रही है, किसी चीज को लेकर परेशान है, आपको समझ आ सकता है मानसिक विकार हो सकता है। तनाव, बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, तनाव कर रहा है तब भी है, चिंता से भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये तीनों है। इससे ना आप क्या कहते हैं मानसिक विकार के लक्षण हो सकते हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं। लेकिन संबंध का ये ना इसका प्रकार नहीं है। बाकी तनाव, भग्नाशय, चिंता और भूल एवं त्रुटि ये सारे के सारे क्या होते हैं? मानसिक विकार के लक्षण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, मध्यावस्था को, या वृद्धावस्था को? तो ये स्टैनले हॉल जी की डेफिनेशन है। स्टैनले हॉल जी हैं उन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान का काल कहा है। तो इसे किशोरावस्था के बारे में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था? प्रयोग किस पर किया था? पावलोव जी ने अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत दिया, उसका प्रयोग इन्होंने किस पर किया? खरगोश पर किया, चूहे पर किया, कुत्ते पर किया, या फिर बिल्ली पर किया? तो थॉर्नडाइक जी ने जो अपना प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीखने के वक्र हैं। सीखने के जो वक्र हैं वो क्या है? सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक है? तो जो सीखने के वक्र हैं वो क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, बाकी के नहीं है। इसमें होता क्या है कि जो वक्र होते हैं उसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि बच्चा किस रूप में सीख रहा है और किस हद तक सीखा जा रहा है, लगातार सीखता रह रहा है, कहाँ रुक रहा है, किस तरीके से। तो ये ना सीखने की प्रगति के वक्र के अंतर्गत ही आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? अध्यापन मतलब टीचिंग के समय, जब आप पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, तो एक अध्यापक को निम्न में से किसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तिगत भिन्नता का, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। विषय वस्तु का ध्यान तो रखना ही होता है, ये सच बात है। विद्यार्थियों की आयु,
हाँ, आपको ये देखना होता है कि विद्यार्थी किस एज का है, उसके आधार पर उसको किस तरीके के एग्जाम्पल उसे देने चाहिए जिसके आधार पर वो उससे रिलेट कर सके और उसको समझ सके। व्यक्तिगत भिन्नता या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखने की टीचर को जरूरत नहीं होती है इतनी, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे टीचर के लिए समान होते हैं, इस रूप में तो आप नहीं ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या होता है व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअली डिफरेंस होते हैं, क्या होता है सभी बच्चे अलग होते हैं, इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, सभी बच्चे अलग होते हैं, तो उनके आधार पर ही उनको सिखाना है। आपको ना सभी बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाना होता है, ऐसा नहीं है किसी एक बच्चे को ध्यान में रख के आप पढ़ा रहे हैं। आपने किसी होशियार बच्चे को देख रखा है, आप उसके आधार पर ही आप अपनी क्वेश्चन सीरीज बना रहे हैं या फिर कहते हैं लेक्चर मेथड तैयार कर रहे हैं, अपना पाठ्य योजना का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही आप ये सारे काम करते हैं। तो एक अध्यापन कार्य करते समय सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का ध्यान रखना होता है तो वो क्या रखना होता है, इंडिविजुअली डिफरेंस का ध्यान रखना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या फिर संगति कहते हैं। तो जो कर्ट लेविन है इनके अनुसार, कर्ट लेविन क्या थे, ये ना एक गेस्टाल्टवादी थे। इनके अनुसार जो समूह में परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे गतिशीलता कहते हैं इनके अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, मानसिक स्वास्थ्य और के बीच घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य के बीच और किसके बीच घनिष्ठ संबंध है? अभिवृत्ति के बीच, स्वीकार्यता के बीच, बचने के प्रति या फिर समायोजन के प्रति। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन के बीच प्रति बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। होता क्या है कि जिन बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है उनको क्लासरूम में, समाज में, परिवार में, घर में समायोजन करने में या किसी नई जगह जाके समायोजन करने में बड़ा ही कहते हैं ना कि बड़ी नॉर्मल होता है उनके लिए। वो एकदम से अगर जिनका मानसिक स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता है वो एकदम अच्छे से समायोजन करना कर पाते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वो इस माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं उसमें। लेकिन जिन बच्चों में क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ा होता है या कि कहते हैं कि जिनका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होता है उनको समायोजन करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन के बीच बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, 29 नंबर है, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ताओं को अधिक स्वतंत्रता देता है? इनमें से कौन सा है जो अधिगमकर्ताओं को अधिक स्वतंत्रता देता है? रचनावाद देता है, क्रियाशीलतावाद देता है, व्यवहारवाद देता है या फिर सृजनशीलता देता है? अधिगमकर्ता को सबसे ज्यादा कहते हैं ना स्वतंत्रता, अधिगमकर्ता मतलब लर्नर, एक बच्चे को सबसे ज्यादा स्वतंत्र कब फील होता है? कब? जब वो संरचनावाद तरीके से पढ़ रहा है, क्रियाशीलतावाद तरीके से पढ़ रहा है, व्यवहारवाद तरीके से पढ़ रहा है या फिर सृजनशीलतावाद का उपयोग कर रहा है। सृजनशीलता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। बच्चा क्या होता है कि उसको ना क्रिएटिविटी में क्या होता है, उसकी मौलिकता, उसके खुद के विचार, उसके खुद के अपने आए हुए थॉट को वो प्रयोग करने का प्रयास करता है या उसी के आधार पर वो नई तरीके से डेवलप करती है अपनी समझ को, अपने विचारों को सामने रखता है। तो सृजनशीलता यहाँ पर एक ऐसा वो है, ऑप्शन डी पे जो दिया हुआ है, इसमें क्या होता है लर्नर को जो कहते हैं अधिगमकर्ता को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता फील होती है। बाकी क्रियाशीलतावाद में भी होती है फिर, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि नहीं है? मतलब स्मरण करने की इनमें से कौन सी विधि नहीं है? मिश्रित विधि, विचार साचार्य विधि, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही विधियां क्या है जो स्मरण करने की विधि के अंतर्गत आती है? मिश्रित विधि भी आती है और विचार साचार्य विधि भी आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। इसमें दोनों ही आते हैं। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। यूपी टेट 2013 में जो पेपर 2 हुआ था उसके मैंने सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ये सभी के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों को देखने के लिए है, ऐसा नहीं है सिर्फ यूपी टेट वालों के लिए होता है। ये यूपी टेट, सी टेट, रीट या एस टेट, एमपी टेट सभी में काम होते हैं। होता क्या है कि सीडीपी का कोई लेवल नहीं होता है, हाँ थोड़े से क्वेश्चनों में डिफरेंस कराया जाता है। यूपी टेट थोड़ा फैक्चुअल पूछता है और कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट आपको पता रहने चाहिए। तो इसका आंसर मैंने बता दिया है। तो ये थी इसकी, ये वाली आप देख लेना, ये इसके आंसर की है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना। कापी का चैनल है, नया चैनल है, मैं अभी बोर्ड वोर्ड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं है वो मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट इसी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, साथ में वीडियो अपना ऑन कर लेता हूँ, इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको ठीक लगे, अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, आप मुझे दे सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, तैयारी थोड़ी अच्छे से करके रखिए, पेपर आप लोगों का बहुत नजदीक है। बाकी गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।